पश्चिम बंगाल की असली पिक्चर आपको दिखाना जरूरी है, जहां पर मुर्शिदाबाद में हुए दंगों को आज 11 दिन बीत चुके हैं। पलायन की तस्वीरें ताजा हैं, सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें आज भी हर किसी के जहन में जिंदा हैं। रोते बिलखते हुए लोग आज भी अपना कसूर पूछ रहे हैं। पहले आप ये तस्वीर देखिए। तो सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। इधर साइड हम लोगों का ये मतलब घर के पीछे एक घर है, उस घर में पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है। जब भी कोई जुलूस होता है शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। चाकू छुरी लेके घर में घुस घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए हम लोग। पूरा लूट पाट के घर के महिला के साथ भी मतलब कि बहुत ये किया है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, यहाँ अराजकता चलता है। पश्चिम बंगाल में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसकी बहुत बड़ी तकलीफ यहाँ की महिलाओं को हुई है और इसकी वजह से महिलाएं बहुत प्रभावित भी हुई है। और अब आपको पश्चिम बंगाल सरकार की उस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनना चाहिए जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर दाखिल की गई है। और इस रिपोर्ट में ऐसे कई खुलासे हुए जो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट में लिखी हुई कुछ मुख्य बातों को आपके सामने रखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 8 अप्रैल को जंगीपुर में 8,000 से 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और इसी भीड़ ने हिंसा को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस पर हमले और आगजनी की घटनाएं शामिल हैं। ममता सरकार ने इस रिपोर्ट में स्वीकारा है कि उपद्रवियों ने जानबूझकर हिंदू परिवारों को टारगेट किया। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़, दुकानों में आगजनी और सीसीटीवी कैमरों को नष्ट करने की घटनाएं दर्ज की गई। इसमें यह भी बताया गया कि हिंसा को भड़काने में सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। 1546 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की गई, आइडेंटिफाई किया गया, जिन्होंने भड़काऊ पोस्ट को शेयर किया है। पश्चिम बंगाल सरकार का दावा यह है कि अब तक 315 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी हैं जो ये दावा करते हैं कि हिंसा में 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ, जिसमें हिंदुओं की दुकानें, घर और साथ ही मंदिर शामिल है। ये सरकार प्रायोजित हिंसा है। ये ममता जी के जो ये कार्यकर्ता नहीं है, ये किसी गैंग के गुर्गे की तरह काम कर रहे हैं और इन लोगों ने जानबूझकर विग्रह पैदा करने के लिए अपने बांग्लादेशी मित्रों को भी बुलाया है हिंसा फैलाने के लिए। प्रोब कौन करे, जो भी इनकी एजेंसी एनआईए है या सीबीआई है या कोई एजेंसीज है, वो इंडिपेंडेंट रह नहीं गई हैं। तो लेकिन प्रथम दृष्टया यह लगता है कि जब 150 लोगों का जो स्टेटमेंट लिया वो बंगला में नहीं दे पा रहे थे, तो लगता है बाहर से एक्सपोर्ट किए गए। देखिए, जिस प्रकार से बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा हुई, वह दिख रहा है कि किस प्रकार से एक संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा है। जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ऐसे सब लोगों को शह दे रही है जो हत्याएं कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। और वहाँ की सरकार की जो मुख्यमंत्री जो कि होम मिनिस्टर है, वो ये भी ओपनली कह रही हैं कि हम वक्फ एक्ट लागू नहीं होने देंगे। उनके जो सहायक या उनके सांसद या उनके मंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो वक्फ एक्ट लागू करेगा उसकी आंखें हम निकाल देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि बंगाल में एक लोकप्रिय सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ पे जो लीडरशिप है
वो लगातार केवल बयानबाजी कर रही है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगर कहीं हिंसा भड़की है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के शब्द में कहीं भी शांति का संदेश नहीं है, केवल नफरत की बात। ममता सरकार ने हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की उसमें कई बातें सामने आई, लेकिन इन आंकड़ों का एक विश्लेषण करना भी जरूरी है, जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पहली बात, सरकार यह स्वीकारती है कि 8 अप्रैल को जंगीपुर में 8,000 से 10,000 लोग जमा हुए, लेकिन सवाल ये कि इतनी बड़ी भीड़ एकाएक कैसे इकट्ठा हो गई? क्या खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फेल हो गया था? अगर पुलिस और प्रशासन को पहले से इनपुट थे तो हिंसा को रोकने के लिए पहले ही कदम क्यों नहीं उठाए गए? दूसरी बात, सरकार की रिपोर्ट में यह मानना कि हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया अपने आप में एक बड़ा खुलासा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार को यह पता था तो फिर हिंदू परिवारों की सुरक्षा के लिए पहले से क्या इंतजाम किए गए? 500 हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन क्यों करना पड़ा और वो मालदा के राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर क्यों हुए? ये ममता सरकार की तुष्टीकरण नीति का परिणाम नहीं तो फिर क्या है? तीसरी बात, 1546 सोशल मीडिया अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया गया, कर लिया गया, लेकिन क्या इन अकाउंट्स के खिलाफ, इन अकाउंट्स ओनर्स के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हुई है? अगर सरकार को पहले से ही भड़काऊ कंटेंट की जानकारी थी तो इन अकाउंट्स को पहले ही ब्लॉक क्यों नहीं किया गया? यह दिखाता है कि ममता सरकार की डिजिटल निगरानी कितनी ज्यादा कमजोर है। चौथी बात, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि हिंसा में 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हुई, लेकिन ममता सरकार ने पीड़ित हिंदू परिवारों को मुआवजे का कोई ठोस आश्वासन क्यों नहीं दिया? क्या यह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पीड़ित हिंदू हैं और ममता की तुष्टीकरण नीति में उनकी कोई जगह, उनका कोई स्पेस नहीं है? पांचवी बात, सरकार का दावा यह कि 315 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सवाल ये कि क्या ये असली उपद्रवी हैं या फिर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए छोटे मोटे लोगों को पकड़ के दिखा दिया गया? क्योंकि जांच एजेंसी की प्रारंभिक रिपोर्ट में बांग्लादेश कट्टरपंथियों का हाथ सामने आया, उनका इन्वॉल्वमेंट, जिसमें जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जैसे संगठनों का नाम लिया गया। ऐसे में क्या ममता सरकार इन बड़े मास्टरमाइंड्स तक पहुंचने की हिम्मत दिखाएगी या दिखा पाएगी? हाई कोर्ट की रिपोर्ट में बांग्लादेशी कनेक्शन का जिक्र नहीं, लेकिन जांच एजेंसीज ने गृह मंत्रालय को यह बताया कि मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों का हाथ था। 10 से 12 अप्रैल की हिंसा में जीएमबी और एबीटी के सदस्य शामिल थे। ऐसे में सवाल यह है कि ममता सरकार इस विदेशी साजिश पर आखिर चुप क्यों है? ममता सरकार की हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट हिंसा के कुछ आंकड़े तो देती है, लेकिन ये उनकी नाकामियों को छिपाने की कोशिश ज्यादा नजर आती है। 10,000 की भीड़, 315 गिरफ्तारियां, 1546 सोशल मीडिया अकाउंट्स और 100 करोड़ का नुकसान। ये आंकड़े बताते हैं कि मुर्शिदाबाद में हालात कितने भयावह थे, लेकिन ममता सरकार ने ना तो हिंसा को पहले रोका और ना ही पीड़ित हिंदू परिवारों को न्याय का भरोसा दिया। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का हाथ सामने आने के बावजूद सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है। ममता बनर्जी, अगर आप वाकई में मां माटी मानुष की बात करती हैं तो जवाब दीजिए, 500 हिंदू परिवारों का पलायन क्यों हुआ? बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आपकी सरकार ने किया क्या है? ये रिपोर्ट आपकी नाकामी, आपके फेलियर का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पश्चिम बंगाल की जनता इस पूरी हकीकत को इसके जरिए देख रही है। अब हम इस पूरे एनालिसिस के बाद विकल्प की बात भी कर लेते हैं। मतलब समस्या तो है, लेकिन इसका समाधान क्या है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है वो सिस्टम की नाकामी है, लेकिन इसका विकल्प क्या है?
ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब खुद पश्चिम बंगाल के लोग दे रहे हैं। ऐसे में आपको सीधे हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी के पास लेकर चलते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। वो किस विकल्प की बात कर रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच वाकयुद्ध हुआ। वार पलटवार के बीच में राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं। राजधानी लखनऊ में पश्चिम बंगाल के डिफरेंट जिलों से रहने वाले, विभिन्न जिलों से रहने वाले बाशिंदे क्या सोच रहे हैं कि वहां पर उनके रहने वाले रिश्तेदार कितने सुरक्षित हैं अथवा नहीं हैं, और सुरक्षित हैं तो क्यों उनको ऐसा लगता है, या मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर उनके दिमाग में, जहन में क्या चल रहा है, इन सब पर उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा सुशांत सर, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के वर्धमान से रहते हैं आप, तो वहाँ पर आपके रिश्तेदार रहते हैं? वहाँ पे हाँ, सारे फैमिली वहीं रहता है, हमारा रिश्तेदार सब, रिलेटिव सब वहीं रहता है। अभी यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ पे हम जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम आया, उसके बाद मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उनको देख करके आप क्या कहें? देखिए, वहाँ पे मुर्शिदाबाद में हिंदू बिल्कुल और सुरक्षित नहीं है। वहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है, वहाँ से भाग रहा है। जो मुस्लिम इतना अत्याचार कर रहा है, और ये इसके लिए पॉलिटिक्स कर रहा है। ये वक्फ कमेटी ये जो कानून निकाला, इसको ये मिसयूज कर रहा है ये लोग। एक्चुअली ये मुसलमान हित के लिए है, लेकिन ये लोग पॉलिटिक्स करके हिंदू ऊपर भड़का रहा है। कौन पॉलिटिक्स कर रहा है? ये ममता बनर्जी, पूरा वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस जो है, ये पॉलिटिक्स कर रहा है। पता चल रहा है यही है कि जहाँ देखिए मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, वो तो उनको एक्सप्लॉइट करते ही है, तो ये तो सबको ही पता है। तो जिसके वजह से जो है कि वो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, आदित्यनाथ टाइप जो है एक स्ट्रांग लीडर तो वहाँ पे चाहिए, जो कि हर चीज को जो है मैंने अलग अलग करके उसको स्टेबलाइज कर, क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ मुस्लिम है, वो इसीलिए। बाकी हिंदू के ऊपर जो है सारे नियम कानून हिंदू के ऊपर ही लगाते हैं। टोटली ऐसे एक नेता होना चाहिए बंगाल में, जैसे जोगी है, ऐसे नेता कोई बंगाल में आ जाए तो कम से कम हिंदू का जो रक्षा होगा, हिंदू का पढ़ाई लिखाई जो सस्ता स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, कम से हिंदू को फायदा मिले उस। योगी कह रहे हैं कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, और ममता बनर्जी जो है वो जो शांति दूत है। ममता बनर्जी, आप एग्जांपल बता दें, ममता बनर्जी जानबूझ के बीएसएफ को ऊपर आरोप लगा रहा है, जो बीएसएफ बांग्लादेश से आदमी ला के ये इंसिडेंट कराया था। जो हो रहा है मुर्शिदाबाद में या बंगाल में इस समय बहुत गलत हो रहा है ये, और ये मतलब एक स्ट्रिक्ट शासन चाहिए। ममता जी या जो टीएमसी गवर्नमेंट है वहाँ, वो सिर्फ बटरिंग और मक्खन बाजी एक विशेष कास्ट के पीछे कर रही हैं, ये उचित नहीं। देखिए, ये देश सबका है, किसी के लिए नहीं है कि तुम रहोगे तुम नहीं रहोगे, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। देश भारत है, और भारत में जिस हिसाब से बंगाल में जो स्थितियां घटित हो रही है, लग रहा है हम हिंदुस्तान में न रह के किसी विदेशी प्रांत में या विदेशी देश में रह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मिलजुल के रहना चाहिए। मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में भी बाबा की मांग हो रही है। बाबा मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन बाबा ही इस समस्या का समाधान कैसे है, इसे समझने के लिए हम कुछ तथ्य आपके लिए निकाल कर लेकर आए हैं, जो शायद इस भारी डिमांड की वजह हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 2025 तक उत्तर प्रदेश में अपराध दर में 85% की कमी आई है। 85% डाउन क्राइम गया है। साल 2017 से 2025 तक योगी सरकार ने 617 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया और 752 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। साल 2014 में जहां पर यूपी में 1227 से ज्यादा सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की गई थी, तो साल 2024 में ऐसी घटनाओं में 99% तक की कमी आई है। ऐसा सीएम ऑफिस की तरफ से जानकारी दी गई है। माफिया और भू माफिया की 142 अरब रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया, जिसमें माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नाम शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते 15 अप्रैल को लखनऊ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के भवन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि जल्द ही न्याय देना ही सुशासन की असली पहचान है।
तो वहीं 30 मार्च को मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा को लेकर कहा था कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित है। लेकिन क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित हो सकते हैं? उनका यह बयान हिंदुओं की असुरक्षा की भावना को दर्शाता है, जो कि मुर्शिदाबाद में साफ साफ दिखता भी है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर देश के हिंदुओं को इतना भरोसा क्यों है? इसे आप इस तरीके से समझिए कि सीएम योगी ने हिंदुओं को सांस्कृतिक संरक्षण दिया। जहां पर होली, दीपावली, नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान सख्त निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम किए, जिससे हिंदुओं में अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर विश्वास बढ़ा। मुर्शिदाबाद में मंदिरों पर हमलों ने हिंदुओं को योगी की इस नीति की याद दिलाई है। योगी मॉडल में अपराधियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई, जैसे कि एनकाउंटर और गैंगस्टर एक्ट ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए। मुर्शिदाबाद में ऐसी सख्ती की कमी साफ दिखती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वक्फ कानून को लागू न करने की घोषणा और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों पर चुप्पी ने हिंदुओं को निराश किया है। ऐसे में योगी मॉडल को ही इस कमजोरी का सीधा जवाब माना जा रहा है। इस पूरे विश्लेषण को लेकर हमारा यह मानना है कि मुर्शिदाबाद में सीएम योगी की मांग तेज होना यह सिर्फ एक नेता की मांग नहीं, बल्कि सुरक्षा, तेज न्याय और सांस्कृतिक गौरव की मांग है। 85% अपराध में कमी, 142 अरब रुपए की माफिया संपत्ति जब्त और सांप्रदायिक दंगों का खात्मा। योगी मॉडल ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला है और ऐसे में पश्चिम बंगाल के हिंदू भी इसी योगी मॉडल की मांग अब करने लगे हैं।